मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का सिलेबस जो चल रहा है, जिसमें हमारा ए सेक्शन जो है, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्लासिफिकेशन अप टू द ऑर्डर्स, है ना, एनिमल क्लासिफिकेशन अप टू द ऑर्डर्स। तो जिसमें हम आज मैंने बीच में कई रैंडमली कुछ फाइलम्स आपको करवाए थे ऑर्डेट्स के, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एनिमल का इन्वर्टिब्रेट्स के जो फर्स्ट फाइलम है, जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव और जोन्स मतलब एनिमल्स, सबसे पहले आने वाले जंतु हम इनको कह सकते हैं, अल्प विकसित प्रकार के प्रोटोजोन्स। इनके बारे में, इनके फाइलम के बारे में और इनके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस फाइलम के, जो इन्हें दूसरे जंतुओं से या दूसरे जो एनिमल्स हैं उनसे अलग करते हैं, उसके बारे में आज हम स्पेसिफिक फीचर जो भी हैं डिस्कस करेंगे, है ना। सो स्पेशली आज का वीडियो हमारा कि फाइलम प्रोटोजोआ कहते किसको हैं, क्यों कहते हैं और किन कैरेक्टर की वजह से ये जो है दूसरे फाइलम से बिल्कुल अलग है, और हम इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके कैरेक्टर्स के द्वारा। देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फाइलम, और इसका बेस क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो इस लेक्चर के अंदर हम पर्टिकुलर इसके आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं और इसमें जनरल कैरेक्टर क्या है उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। जैसा मैंने कहा आपको कि प्रोटोजोआ जंतु किसे कहा जाता है, जिसको मैंने बताया अभी, प्रोटोज इक्वल टू फर्स्ट, जून इक्वल टू एनिमल, या हम ऐसे कह सकते हैं प्रोटोज इक्वल टू फर्स्ट, या इसको प्रोटोज वर्ड जो है फर्स्ट यानी पहले आने वाले, और जून आप जानते हैं एनिमल, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा जो अपनी ब्रांच है जूलॉजी, वो भी जून एनिमल, जू मीन्स एनिमल, इससे मिलकर के बना है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, दैट इज नोन एज जूलॉजी। सो जून वर्ड एनिमल, और फर्स्ट यानी कि पहले आने वाले, और प्रिमिटिव भी हम इसको कह सकते हैं अल्प विकसित प्रकार के। बिकॉज ये अलग क्यों है, अल्प विकसित क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है ये सिंगल सेल के बने होते हैं, है ना। एक कोशिका का इनका सिंपल शरीर होता है, और एक कोशिका से ही ये अपने शरीर के सभी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इनसे कह सकते हैं कि जो है सिंगल कोशिका सभी प्रकार के जो जैविक कार्य होते हैं उनको पूर्ण करती है। ये इसलिए एक कोशिकीय या अकोशिकीय जंतु भी कहलाते हैं। तो चलिए अपन अब इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जो जर्नल इसके कैरेक्टर्स हैं उसमें हम एक एक करके अपन पॉइंट लेंगे। जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहला, जैसा मैंने आपको बताया, अगर बात करें अपन इसके जो स्पेसिफिक फीचर की, सबसे पहले हम यही कहेंगे कि बॉडी कैसी होती है इनकी, एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर या एसेलुलर भी हो सकती है, एक कोशिकीय या अकोशिकीय प्रकार का शरीर होता है, ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। सो हम कह सकते हैं प्रोटोजोन्स आर द माइक्रोस्कोपिक बॉडी आर यूनिसेलुलर और एसेलुलर, अकोशिकीय या एक कोशिकीय प्रकार का शरीर होता है। और इसका मतलब क्या है कि जब सिंगल कोशिका शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करती है, कौन कौन से शरीर के सभी कार्य, जैविक क्रियाएं जैसे कि सांस लेना, श्वसन, उत्सर्जन, है ना, सर्कुलेशन, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं हमारी जैविक क्रियाएं, सारी की सारी अगर एक ही कोशिका संपन्न करती है तो ऐसे जंतुओं को हम एक अकोशिकीय या यूनिसेलुलर एनिमल कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि दीज आर द, इसी में बता देते हैं, बॉडी आर यूनिसेलुलर, एसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। शरीर माइक्रोस्कोपिक क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। सामान्य या नेकेड आई के द्वारा, नग्न आंखों से
इन प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों को देखना नामुमकिन है, हम इन्हें नहीं देख सकते। ठीक है, कारण क्या है कि इनका जो शरीर होता है वो माइक्रोस्कोप से देखने के लिए हमें कितना चाहिए, 0.1 mm से जो होता है, अगर ज़्यादा का बॉडी होती है तब तो हम उसे देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते, उससे कम का शरीर होता है तो। दूसरी बात और क्या है, इसमें बात करें तो हम जंतुओं में इनमें एसिमेट्रिकल होते हैं मोस्टली। सिमेट्री की अगर बात करें, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक स्तर हमने बताया किस लेवल का है, सेल लेवल का शरीर पाया जाता है, इसलिए यूनिसेलुलर कहते हैं। अगर इसकी सिमेट्री की बात करें तो शरीर कैसा होता है, एसिमेट्रिकल बॉडी। एसिमेट्रिकल बॉडी, असममित शरीर होता है अधिकतर जंतुओं का, लेकिन कुछ के अंदर जो है जो हम इसमें स्फेरिकल इस तरह की जो बताऊंगा मैं, जैसे आपको इसके मेंबर हैं एक्टिनोफ्रीस वगैरह जो जंतु हैं, कुछ प्रोटोजोन्स हैं ऐसे जिनके अंदर स्फेरिकल जो है गोलीय प्रकार की सममिति बताई जाती है, लेकिन अधिकतर जंतु इसके कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये रेडियल सिमेट्रिकल हैं या बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, इनमें सममिति नहीं पाई जाती, सिंगल शरीर होता है। और एसिमेट्रिकल बॉडी के साथ ही अगर हम बात करें, ये सॉलिटरी या कॉलोनियल भी हो सकते हैं ये जंतु। ठीक है, एसिमेट्रिकल बॉडी। तीसरा कैरेक्टर क्या है, सॉलिटरी और कॉलोनियल। देखिए सॉलिटरी का मतलब है कि जब जंतु एकल रूप में पाया जाता है, सिंगल फॉर्म में पाया जाता है, तब हम उसको कहते हैं सॉलिटरी। और जब ये कॉलोनी बना करके रहता है, कॉलोनी का मतलब है कि उसमें एक से अधिक जंतु आपस में एग्रीगेट होकर के अगर रहते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, उनको कई फायदे होते हैं कॉलोनी बनाने से। तो कॉलोनी की फॉर्म में पाए जाने वाले बहुत से जंतु हो सकते हैं। और सॉलिटरी का मतलब सिंगल फॉर्म में पाए जाने वाले, जैसे पैरामीशियम को देख लो आप, पैरामीशियम सिंगल फॉर्म के अंदर पाया जाता है, इंडिविजुअल तैरने वाला जंतु मुक्त रूप से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रोटोजोआ के अंदर, देखिए हमने सिमेट्री की बात की, सिमेट्री एसिमेट्रिकल है, इसके शारीरिक स्तर की बात की, कोशिका का बना हुआ है। और इसमें जो है हम इसमें अपन सीलोम की बात करें तो सीलोम क्या इसमें होती है, नहीं होती, क्योंकि अभी सीलोम फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। जंतु एकदम सिंपल प्रकार के जंतु हैं, साधारण प्रकार के जंतु हैं। शरीर इतना छोटा होता है कि देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि कुछ जंतुओं में बॉडी नेकेड भी होती है और कवर्ड बाय पेलिकल, है ना, और कुछ के अंदर जो है शेल भी पाया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं बॉडी में बी नेकेड और कवर्ड बाय पेलिकल मेम्ब्रेन और शेल। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का कि इनका जो शरीर होता है नेकेड भी हो सकता है, नग्न भी हो सकता है, जिसका उदाहरण है अमीबा। अमीबा के अंदर, अमीबा को हम नेकेड मानते हैं, है ना, क्यों मानते हैं, क्योंकि अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, डेवलप कंडीशन के अंदर नहीं पाई जाती, इसलिए अमीबा को नेकेड माना गया है, नग्न माना गया है। और इसी वजह से उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य जिस भी तरफ दबाव देता है उसी तरफ उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, आपको याद होगा, तो वो एक सूडोपोडिया के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि ऐसे अगर अमीबा होता है तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, कोशिका झिल्ली जब देख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कैसी होती है, नेकेड होती है। नेकेड होने की वजह से क्या होती है, बेहद पतली होती है। और यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म जिधर भी दबाव देता है वहीं पे ये ऐसे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे अंगुली के समान जो प्रवर्ध निकल जाता है, दबाव जिधर पड़ता है साइटोप्लाज्म का, उसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, और इसी के द्वारा ये लोकोमोशन करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम बता रहे हैं आपको क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें। देखिए क्या क्या हो सकता है, बॉडी में भी नेकेड, शरीर नग्न हो सकता है जिसका उदाहरण अमीबा है, या कवर्ड हो सकता है पेलिकल मेम्ब्रेन के द्वारा, जो एक विशिष्ट आकृति के जंतु होते हैं जिनका अनियमित शरीर नहीं होता। अमीबा का तो कैसा होता है, अनियमित होता है, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं अधिकतर जिनकी एक फिक्स शेप होती है, जैसे पैरामीशियम है, चप्पल के आकार का होता है, यूगलिना है, इनकी सबकी एक डिस्टिंक्ट शेप है,
तो वो डिस्टिंक्ट शेप क्यों है? क्योंकि उनमें पेलिकल नामक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। और वो पेलिकल मेम्ब्रेन उनके शरीर की जो झिल्ली है वो उनके साइटोप्लाज्म को अच्छी तरह से कवर करके रखती है। और कुछ जंतुओं में शेल भी पाया जाता है ना, शेल या कवच भी पाया जाता है कुछ जंतुओं के अंदर, तो ये भी इससे बॉडी कवर्ड हो सकती है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, और क्या कैरेक्टर इनके हो सकते हैं अगर हम बताएं तो ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, फ्लैट शेप के भी हो सकते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड रहता है, ये भी कह सकते हैं हम। साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। देखिए क्या मतलब है कि जो आप देख रहे हैं एक सिंगल जंतु इस प्रकार का, आपको पता है एक कोशिका का बना हुआ है, बीच में केंद्रक है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ, और इसके ऊपर जो अपन ये कह सकते हैं पेलिकल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। ये केंद्रक हो गया आपका। ये जो आप साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, ये जो साइटोप्लाज्म दो तरीके से थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप इसको। जो पतला होता है उसको आप एंडोप्लाज्म कह सकते हो, जो गहरा होता है उसको अपन एक्टोप्लाज्म भी कह सकते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस और लाइट, ठीक है। तो जो बाहर की तरफ पाया जाता है किनारे पर, इसको अपन बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर की तरफ होता है डेंस गहरा, उसको अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्म। इस तरीके से साइटोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है, अंदर की तरफ मिलने वाला एंडो, बाहर की तरफ मिलने वाला एक्टो। ये चीज हम बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बाद कोशिका द्रव्य इस प्रकार का होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर सभी जैसे कोशिका के जो भाग होते हैं वो सभी इसमें पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर अब हम बात करें और क्या कैरेक्टर हो सकते हैं इनके अंदर, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, लोकोमोशन पाया जाता है। लोकोमोशन कह सकते हैं हम। देखिए लोकोमोशन जो है, इतने छोटे जंतु हैं, आप कहेंगे क्या इनमें लोकोमोशन है? लोकोमोशन बिल्कुल, इनमें भी लोकोमोशन पाया जाता है। छोटे जंतु हैं तो भी लोकोमोशन, या जिसको हम कहते हैं गमन, लोकोमोशन में भी, या हम कह सकते हैं लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया, जो कि अमीबा के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल अमीबा है इसका। सूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन हो सकता है, सीलिया के द्वारा हो सकता है, जैसा कि पैरामीशियम में आप देख सकते हैं। और सीलिया, सूडोपोडिया के अलावा फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला संख्या में कम होते हैं जबकि सीलिया संख्या में ज़्यादा होते हैं, या आकार में बड़े होते हैं, कई अंतर होते हैं इनके, आपको अलग से मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ हमें ये बताना है कि इसके अंदर जो लोकोमोशन है इन जंतुओं के अंदर प्रोटोजोआ के, वो सूडोपोडिया के द्वारा हो सकता है, सीलिया के द्वारा हो सकता है, फ्लैजिला के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं। अच्छा, ये फाइलम का नाम देखिए, एक वैज्ञानिक ने दिया था, इसका नाम गोल्डफस, गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ फाइलम नाम दिया। अब इसमें और अपन पॉइंट्स की बात करें, जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, और क्या हो सकता है इसमें? न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है? होलोफाइटिक हो सकता है और होलोजोइक भी हो सकता है। तो अपन इसमें बात करेंगे। देखिए न्यूट्रिशन, ये तो लोकोमोशन की बात की, हम एकदम सिस्टमेटिक वे के अंदर चल रहे हैं अपन। अब अपन इसके पाचन की बात करते हैं या पोषण की बात करते हैं। न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है? न्यूट्रिशन में भी होलोफाइटिक। होलोफाइटिक का मतलब है प्लांट लाइक, पौधों की तरह। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना आप जानते हैं कि वो कनेक्टिंग लिंक है पौधों के और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है यूग्लिना, है ना।
तो यूग्लिना के अंदर आप जानते हैं प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या है, उसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना भोजन खुद बना लेता है। तो पौधों की तरह का जो भोजन होता है उसको हम होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जबकि जंतुओं की तरह का भोजन का मतलब होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल की तरह का मतलब होता है कि ये हमेशा दूसरे पे यानी प्लांट्स पर क्या होते हैं, प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल पर क्या होते हैं, डिपेंडेड होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो न्यूट्रिशन में भी होलोफाइटिक, प्लांट लाइक और होलोजोइक, या जिसको हम कह सकते हैं एनिमल लाइक। ठीक है, चलिए ये हमने न्यूट्रिशन की बात की। लोकोमोशन की बात की, लोकोमोशन में हमने बताया स्यूडोपोडिया से हो सकता है, सीलिया से हो सकता है, फ्लैजिला से हो सकता है, और एब्सेंट भी हो सकता है। हाँ ये मैं भूल गया लिखना, एब्सेंट भी, यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ एक क्लास होती है, अपन पढ़ेंगे डिटेल में। तो एब्सेंट भी हो सकते हैं, सीलिया हो सकते हैं, फ्लैजिला हो सकते हैं, स्यूडोपोडिया हो सकते हैं। ये तीन तो लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि गमन अंग पाए ना जाएं, तो वो उसका एग्जाम्पल है स्पोरोजोआ। और न्यूट्रिशन की बात की हमने, लोकोमोशन की बात की, और क्या कैरेक्टर अपन डिस्कस कर सकते हैं इसके। रेस्पिरेशन की बात करें तो श्वसन किसके द्वारा होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, बाय द डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय बॉडी सरफेस, शरीर के सतह के द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और शरीर की सतह क्या है, इनकी एक कोशिका ही तो है, तो सेल मेम्ब्रेन जो बाहर की बॉडी है उसके द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। और कौन से मेथड के द्वारा, बाय डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन मेथड, या विसरण विधि के द्वारा। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसके जो कैरेक्टर्स अपन स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमने इसके जनरल बॉडी प्लान की बात की, साइटोप्लाज्म की बात की, गमन कैसे करेगा, फिर शोषण कैसे कर रहा है ना, न्यूट्रिशन इसका कैसा है, भोजन कैसा करते हैं ये जंतु, ये सब बातें हम सिस्टमैटिक वे के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। कैरेक्टर्स हैं इसके प्रोटोजोआ के। सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर तो इसका क्या है, जो हमने शुरू में पढ़ा कि ये एक कोशिकीय जंतु हैं, यूनिसेलुलर। दूसरा माइक्रोस्कोपिक, देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब अगर अपन इसके श्वसन के बाद उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन भी क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही होता है। एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन, एक्सक्रेशन टेक प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, उत्सर्जन भी क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था आपको शुरू में भी कि ये जो एनिमल्स हैं ये इनके पास सिंगल एक कोशिका पाई जाती है, और सिंगल कोशिका के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कैसा है, सेल लेवल का है। तो एक कोशिका है और एक कोशिका को अपने सभी जैविक क्रियाओं को संपूर्ण करना है। तो सारी जैविक क्रियाएं कौन कौन सी, यही है, उत्सर्जन, पाचन, और सभी काम सिंगल एक कोशिका ही कर रही है, अलग से कोई अंग नहीं पाया जा रहा या बने ही नहीं है अभी। तो इसलिए हम इसको जो है हम देखते जा रहे हैं कि श्वसन भी अपनी सरफेस से कर रहा है और उत्सर्जन भी अपनी सरफेस से कर रहा है। ये क्या है, सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज तो हैं, सिंगल एक कोशिका सारे काम कर रही है। भोजन का पाचन भी उसमें हो रहा है, श्वसन की प्रक्रिया भी उसमें हो रही है, गमन भी वो कर रही है, लोकोमोशन। आपको मालूम है कि लोकोमोशन या गमन जो है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है लिविंग एनिमल्स का। और जो जंतुओं की हम बात करें तो अधिकतर उनका ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो वो भी आप देखिए ये कोशिका कर रही है ना। तो अब उत्सर्जन के बाद अगर अपन बात करें, ये जैविक क्रियाएं जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं
रिप्रोडक्शन may be asexual। एसेक्सुअल कौन कौन से तरीके से हो सकता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, अलैंगिक जनन कौन सा होता है? अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है? हमेशा सोमेटिक कोशिकाएं या कायिक कोशिकाएं शरीर की काम में आती हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे गोनेड्स, जनन अंगों से बनी जो कोशिकाएं होती हैं, जिनमें मेल गोनेड से बनती है क्या? स्पर्म्स बनते हैं, और फीमेल से क्या बनती हैं? फीमेल गोनेड से ओवा बनते हैं, और दोनों के फ्यूजन से अगर जंतु का निर्माण हो तो ऐसा कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन इसमें माना गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो सकता है? बडिंग, मुकुलन के द्वारा भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन के द्वारा हो सकता है, और मे बी बाइनरी फिजन या द्विविखंडन, जैसा कि पैरामीशियम के अंदर हम पढ़ते हैं उसके अंदर पाया जाता है। तो इतनी प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? सेक्सुअल भी इसमें पाया जाता है, जो पैरामीशियम के अंदर कॉन्जुगेशन को मान लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें दो जो हैं एनिमल आपस में आकर के जुड़ते हैं और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है, यानी कि डीएनए दोनों के या न्यूक्लियस पहले आकर के फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसको कॉन्जुगेशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लिया जाता है ना। तो वैसे करेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो स्पर्म और ओवा का फ्यूजन, तो स्पर्म और ओवा का फ्यूजन जब होता है तो आपको भी पता है कि उनका जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक आपस में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, और उनके डीएनए की जो सूचना है वो एक दूसरे के अंदर क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है, इसलिए अपन उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, दो जंतु मिल रहे हैं और दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि इट में बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ in brief. In next class we will discuss about the classification of protozoa animal. So thank you all of you.